बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है इरफान रज़ा और मैं आपको बीएस मैथमेटिक्स में कैलकुलस 2 जो है वो पढ़ाऊँगा। कैलकुलस 1 जो है वो आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ी थी और ये कैलकुलस 2 है जो उसका नेक्स्ट है। कैलकुलस 1 में आपने लिमिट्स, डिफरेंशिएशन और उससे रेलिवेंट कुछ चीज़ें जो हैं वो डिस्कस की थी हमने सेमेस्टर 1 में, और ये सेमेस्टर 2 है। इसमें हम जो है वो नेक्स्ट जो है स्टेप आगे हम जाएंगे जिसमें इंटीग्रेशन होगी और इंटीग्रेशन से रेलिवेंट बहुत सारे टॉपिक जो हैं वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम जो है इसकी स्टार्ट करते हैं बेसिक्स इंटीग्रेशन से कि इंटीग्रेशन जो है वो क्या होती है और इसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं और ये कहाँ कहाँ यूज़ की जाती है, उसके मतलब हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। इंटीग्रेशन जो है ये आप जानते हैं कि डेरिवेशन का जो है वो एंटी प्रोसीजर होता है, रिवर्स प्रोसीजर उसका होता है, उसको हम इंटीग्रेशन का नाम देते हैं। इंटीग्रेशन जो है मैंने बता दिया कि इंटीग्रेशन जो है ये डेरिवेटिव का जो एंटी प्रोसीजर है, इसलिए हम इसे एंटी डेरिवेटिव भी बोलते हैं। डेरिवेटिव का जो उलट है इसे हम एंटी डेरिवेटिव बोलते हैं। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हमारे पास जैसा कि हमारे पास पहले x था, हम dx इंटू एक्स, हम जानते थे कि x का जो डेरिवेटिव था वो इक्वल टू 1 था। ठीक है, ये इसका डेरिवेटिव है। और मैं बता दूं कि इंटीग्रेशन इसका जो है वो एंटी प्रोसीजर है, तो इसका रिवर्स करेंगे। अब जैसे हमारे पास 1 था, अगर हम 1 की इंटीग्रेशन मालूम करना चाहें, ठीक है, 1 की इंटीग्रेशन मालूम करेंगे तो ये क्योंकि रिवर्स है इसलिए हमारे पास ये x आ जाएगा। ठीक है, ये देखें हम डेरिवेटिव ले रहे हैं हमारे पास, और ये इसका देखें उल्टी डायरेक्शन में आ रहा है, यानी कि डेरिवेटिव जो है वो एक सीधी डायरेक्शन है और एंटी डेरिवेटिव जो है वो एक उल्टी डायरेक्शन है। ठीक है, इसलिए हम इसे डेरिवेटिव का एंटी प्रोसीजर बोलते हैं कि ये डेरिवेटिव का जो उल्ट होता है इंटीग्रेशन जो है। इसी तरह जैसे हमारे पास एग्जांपल देखें कि हमने पढ़ा था कि हमारे पास डेरिवेटिव जो था, ठीक है, जैसे हम डेरिवेटिव लेते थे एक्स स्क्वायर था, एक्स स्क्वायर का हम डेरिवेटिव मालूम करते थे तो आता था 2x। ठीक है, और इसी तरह अगर हम इसका उल्टा एंटी प्रोसीजर लेंगे तो आपको मालूम है इसका उल्टा आएगा। ठीक है, अगर हम इंटीग्रेशन ले लेते हैं x की, ठीक, तो x की इंटीग्रेशन हम यूज़ करते हैं फार्मूला कि पावर में हम 1 ऐड करते हैं और उसी पावर से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये इसका फार्मूला होता था। और ये 2 जो है, क्योंकि 2 था, 2 हम इंटीग्रल से बाहर लिख सकते थे, तो 2 से कट जाएगा और दोबारा देखें हमारे पास x स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह जैसे x स्क्वायर का डेरिवेटिव हुआ है x है और 2x की हमने इंटीग्रेशन की है तो दोबारा देखें x स्क्वायर बन गया। तो देखें हमें नज़र आ रहा है कि डेरिवेशन जो है और इंटीग्रेशन जो है ये एक दूसरे का एंटी प्रोसीजर होते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे पास शुरू करते हैं स्टार्ट से कि हमारे पास जैसा कि 0 है कि 0 की इंटीग्रेशन क्या होती है। जैसे हम जानते हैं कि हमारे पास कोई भी कांस्टेंट था, कांस्टेंट का अगर हम डेरिवेटिव मालूम करते थे, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट, किसी कांस्टेंट का भी डेरिवेटिव निकालते थे तो तमाम डेरिवेटिव के जो कांस्टेंट हैं वो 0 होते थे। ठीक है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 था। अब इस तरह हम कांस्टेंट की इंटीग्रेशन करें, कांस्टेंट की इंटीग्रेशन करें तो उसका आंसर आएगा कांस्टेंट। तो इसी तरह कोई भी आप फंक्शन ले लें तो फंक्शन की आप दोबारा देखिए डिफरेंशिएशन जो हम किसी भी फंक्शन की करते हैं तो उसका जो आंसर आएगा, अगर उसके आंसर की इंटीग्रेशन की जाए तो दोबारा वो फंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह हम कुछ इसके बेसिक फार्मूलाज हैं जो यहाँ डिस्कस करते हैं ताकि आपको मज़ीद क्लियर हो जाए। उससे पहले मैं आपको एक और छोटी सी चीज़ जो है वो बता दूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए इसके मतलब कि सपोज करें हमारे पास जैसा कि x डेरिवेटिव पहले हम देखते हैं। जैसे हमारे पास डेरिवेटिव हम ले रहे हैं डेरिवेटिव x प्लस 2, हम x प्लस 2 का डेरिवेटिव ले रहे हैं तो x का डेरिवेटिव तो देखिए आ जाएगा 1 और 2 का डेरिवेटिव आ जाएगा 0, तो मीन हमारे पास डेरिवेटिव आ जाएगा सिर्फ 1। ठीक है,
अब अगर हम इंडिकेशन करते हैं 1 की, अभी हमने पढ़ा था कि 1 की इंडिकेशन क्या होती है। 1 की इंडिकेशन जो है वो तो x थी, ठीक है, 1 की इंडिकेशन तो x थी, और जब हम x लगा देंगे तो इंडिकेशन करने के बाद हम उसके लास्ट में c कांस्टेंट जो है वो ऐड करते हैं। हर क्वेश्चन में जब इंडिकेशन हो जाएगी लास्ट स्टेप में इंटीग्रल ख़त्म होने के बाद हम उसमें कांस्टेंट जो है वो ऐड करते हैं c। अब c क्यों ऐड करते हैं? क्योंकि हम जानते हैं, देखें हमारे पास पहले जो फंक्शन था x+2 था, तो हमने x+2 का डेरिवेटिव लिया तो 1 आ गया, ठीक है, और 1 की जब हमने इंडिकेशन की तो दोबारा x आ गया। जब हमें तो दोबारा ये फंक्शन चाहिए था x+2, मगर हमारे पास x आया, तो अब हम जानते हैं कि हमारे पास पहले जो था वो x+2 था तो x का डेरिवेटिव 1 आ गया था, मगर हमने 1 की इंडिकेशन की तो x आ गया। अब हमें ये मालूम है कि x के साथ कोई और भी ऐसी वैल्यू थी जो उसके साथ ही, जैसे कि हमारे पास x के साथ 2 था, तो यहाँ हमारे पास x के साथ अगर c ना लगाएं तो कोई वैल्यू नहीं आएगी। इसलिए हमने क्या करते हैं कि इंडिकेशन करने के बाद हम लास्ट पे c लगाते हैं, क्योंकि हमें ये मालूम होता है कि x के बाद कोई ना कोई ऐसी वैल्यू कांस्टेंट था जो उस फंक्शन में था। अब ये कांस्टेंट क्या है ये अभी हमें मालूम नहीं है कि कांस्टेंट क्या है। ये कांस्टेंट हम मालूम भी कर सकते हैं, मगर अभी हम वो डिस्कस नहीं कर रहे, अभी तो हम सिर्फ बेसिक जो है वो पढ़े हैं कि कांस्टेंट हम इसलिए लगाते हैं कि क्योंकि हम जानते हैं कि हर वैल्यू जो होती है, जो पावर है हमारे पास x की, x के बाद कांस्टेंट आता है और कांस्टेंट का रेट हर दफ़ा 0 रहता है। और यहाँ हमारे पास जो है, जैसे मैंने अभी बताया कि जैसे हमारे पास कांस्टेंट का रेट 0 था, ठीक, अब 0 का जो है वो उल्ट क्या होगा, एंटी प्रोसीजर क्या होगा। अब किसी वैल्यू को अगर आप ख़त्म कर रहे हैं, 0 कर रहे हैं, तो उसका उल्ट क्या होगा कि किसी वैल्यूज़ का अपेयर होना, ज़ाहिर होना। इसी तरह हम यहाँ कांस्टेंट को 0 कर लेते हैं, और जब हम 0 की इंडिकेशन करते हैं तो वो एक कांस्टेंट की शक्ल में अपेयर हो जाती है। इसी तरह हमारे पास जैसे 1 था, 1 की इंडिकेशन x आ गई है, ठीक है, और x के बाद हमने c लगाया है क्योंकि इसके साथ कोई और भी ऐसी डिजिट था जो हमने ख़त्म किया था डेरिवेटिव में। जैसे ये हमने पढ़ा x+2 था, तो देखिए 2 को हमने 0 कर दिया था, तो अगर हम दोनों का एंटी करें तो 1 की इंडिकेशन तो आ जाएगी x और कांस्टेंट की इंडिकेशन आ जाएगी 0 की इंडिकेशन आ जाएगी कांस्टेंट। इसी तरह जो इंडिकेशन है वो रिवर्स प्रोसीजर होता है डेरिवेटिव का। हम कुछ फार्मूले जो हैं वो डिस्कस करते हैं जो आपने डेरिवेटिव में भी पढ़े थे, ठीक है। तो फार्मूलास पहले आपको बता दूं कौन कौन से हमारे पास फार्मूला बेसिक। पहले तो हमारे पास है कि 0 की इंडिकेशन तो आगे कांस्टेंट, उसके बाद x की इंडिकेशन जो है वो होती है 1 की जो इंडिकेशन है वो होती है x, जैसे अभी हमने पढ़ लिया कि 1 की इंडिकेशन x आ गई, ठीक है। उसके बाद हमारे पास अगर x आ जाता है, x की कोई पावर भी आ जाए, जैसे हमारे पास ये x² था, ठीक है, x² आ गया, x³ x4 x5 xn जो है ये हमारे पास एक फंक्शन है, उसकी कोई पावर भी आ गई। यहाँ n से मुराद कोई भी नंबर, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी, फ्रैक्शन में भी, डेसिमल में भी, किसी भी तरह का जो है वो पावर आ सकती है। तो पावर में से कैसे सॉल्व करेंगे जब भी x की पावर आ जाए, तो x की पावर n आ गया dx के, तो इसमें रूल ही होता है, इसमें हम बोलते हैं पावर रूल, ठीक है। पावर रूल हम इसे नाम देते हैं कि पावर रूल ऑफ इंडिकेशन। इंडिकेशन का पावर रूल, जैसे डेरिवेशन का पावर रूल होता है, इस तरह इंडिकेशन का भी पावर रूल होता है। तो पावर रूल इसका क्या होता है, मैंने अभी आपको बता दिया कि पावर रूल जो है वो होता है कि जिसमें x की पावर n और dx है, ठीक है। आपको मालूम है कि ये जो साइन हमारे पास सबसे पहले इंडिकेशन का साइन है, इसको हम बोलते हैं इंटीग्रल, ठीक है। जैसे हमारे पास ये d/dx है, ये एक डेरिवेटिव का ऑपरेटर है, और जो इंटीग्रल है ये एक इंडिकेशन का ऑपरेटर है। ये दो अलग अलग ऑपरेटर हैं, ये डेरिवेशन के लिए यूज़ किया जाता है और ये जो है इंटीग्रेशन के लिए यूज़ किया जाता है इंटीग्रल, तो इसको हम इंटीग्रल साइन बोलते हैं। इंटीग्रल साइन के बाद हमारे पास ये नेक्स्ट आता है फंक्शन, जिसकी हमने इंडिकेशन करनी है, ठीक है। जैसे आप जानते हैं कि हमारे पास पहले डेरिवेटिव था और डेरिवेटिव के आगे हम फंक्शन लिखते थे जिसकी हमने डेरिवेशन करनी थी, ठीक है। और इंटीग्रेशन में क्या करते हैं हम, इंटीग्रल इसका ऑपरेटर और वो फंक्शन जिसकी आपने इंटीग्रेशन करनी है, ठीक है, और साथ dx क्या चीज़ होती है। जैसे हम डिफरेंशिएट करते हैं तो डिफरेंशिएट में हम बताते हैं कि हम डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं या किसी भी वेरिएबल के रिस्पेक्ट हम डेरिवेशन कर रहे हैं, तो इंडिकेशन में भी हम ऐसे ही करते हैं। इंडिकेशन में भी जो dx है ये बताता है कि आपकी इंडिकेशन किस वेरिएबल के रिस्पेक्ट हो रही है, ठीक है। अगर x है तो हम dx लिखेंगे, अगर यहाँ y वेरिएबल है तो dy लिखेंगे। जो भी हमारे पास इंडिकेशन में फंक्शन का वेरिएबल होगा वो
डी वेरिएबल हम वहाँ लिखेंगे। ये डी वेरिएबल डी एक्स यानी कि बताता है कि इंडिकेशन जो है वो विद रिस्पेक्ट टू एक्स जो है वो कर रहे हैं। तो इंडिकेशन करने के लिए हमारे पास सिर्फ एक कंडीशन होती है। इंडिकेशन करने का रूल है, इंडिकेशन जो है वो तब तक नहीं हो सकती जब तक वो कंडीशन पूरी ना हो। कंडीशन ये होती है कि जब भी आप किसी बी वेरिएबल पे पावर रूल यूज़ करते हैं, इंडिकेशन का पावर रूल यूज़ करते हैं, तो उसका आगे डेरिवेटिव हम देखते हैं। ठीक, उसका आगे डेरिवेटिव जो है वो देखा जाता है। डेरिवेटिव ना हो तो आगे सॉल्व नहीं किया जाता। अगर हम देखते हैं एस, एक्स का डेरिवेटिव होता है 1। ठीक है, हम जानते हैं कि x का डेरिवेटिव होता है 1। तो जब भी आपने इंडिकेशन करनी है तो पावर को फिलहाल इग्नोर कर देना है। ठीक है, पावर को अगर हम इग्नोर कर दें तो हमारे पास x बचता है और हम देख रहे हैं कि x का डेरिवेटिव आगे 1 है। तो अगर डेरिवेटिव है तो ये रूल अप्लाई होगा इंडिकेशन में कि पावर रूल क्या होगा कि आगे इसका डेरिवेटिव है तो रूल ये है कि जो पावर है उसमें हम एक ऐड कर देंगे और जो आंसर आया है ऐड करने से उसी से ही डिवाइड कर देंगे। हो गया क्लियर? पावर रूल क्या है कि अगर किसी भी फंक्शन का आगे डेरिवेटिव हो तो हम उसकी पावर में एक ऐड करते हैं और उसी से ही डिवाइड करते हैं और लास्ट में आंसर के साथ हम c जो है वो ऐड करते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर x की पावर हमारे पास है 2। अब हमने इसकी इंडिकेशन करनी है। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि x का आगे डेरिवेटिव पड़ा हुआ है। ठीक है, बता रहा हूँ पावर नहीं आपने देखनी, पावर को फिलहाल इग्नोर कर दें कि पावर नहीं है, सिर्फ x है। तो x का डेरिवेटिव 1 था, 1 तो आगे पड़ा हुआ है, पावर कुछ भी हो सकती है, हमने 2 के लिए हल कर रहे हैं। तो x स्केयर है, x का आगे डेरिवेटिव है तो हम रूल अप्लाई करेंगे कि पावर में हम एक ऐड कर देंगे 2 + 1 और 2 + 1। ठीक है, तो यानी कि x 3/3 आ जाएगा। तो ये हमारे पास x 3/3 जो है इसका सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह सपोज करें हमारे पास कोई नेगेटिव पावर आ जाती है, -5 आ गया, इसकी हमने अगर इंडिकेशन करनी है। ठीक है, अगर इसकी इंडिकेशन करेंगे तो हम देख रहे हैं कि x की पावर -5 है तो 5 को फिलहाल इग्नोर कर दें, सिर्फ x देखें। अब x का डेरिवेटिव आगे पड़ा हुआ है 1, x का आगे डेरिवेटिव जो है वो 1 है तो इस पे पावर रूल अप्लाई करेंगे। पावर जो है वो क्या है, रूल के पावर में एक को जमा करते हैं यानी कि एक ऐड करते हैं और उसी से ही डिवाइड करते हैं जो आंसर आता है। ठीक है, तो उसके बाद ये हमारे पास पावर रूल बन जाता है। आगे इसको मजीद भी सॉल्व कर सकते हैं, वो बाद में करेंगे, अभी तो हम सिर्फ रूल पढ़ रहे हैं कि रूल क्या होता है। इसी तरह अगर फ्रैक्शन में पावर आ जाए, जैसे x√, आ गया, x√, को हमने हल करना है। अब स्क्वायर रूट जो है उसकी पावर होती है 1/2, x पावर 1/2 आ जाएगी। ठीक है, x पावर 1/2 आ गया। ठीक, अब हम इस पे रूल लगाएंगे। अब हम देख रहे हैं कि x का आगे डेरिवेटिव है या नहीं है। x का तो 1 है, 1 तो आगे पड़ा हुआ है, बिल्कुल 1 तो हर वेरिएबल के साथ 1 होता है। तो पावर नहीं देखेंगे, फिलहाल पावर को इग्नोर कर दें। तो x का डेरिवेटिव 1 है तो पावर रूल यूज़ करेंगे कि पावर में एक ऐड कर देंगे और उसी से ही डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो अब इसको ऐड किया और डिवाइड किया, इसका एलसीएम ले लिया आपने, तो ये हमारे पास सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह पावर रूल के लिए मैंने आपको कंडीशन बता दी है कि जब भी आपने पावर रूल यूज़ करना है तो देखना है कि उसका आगे डेरिवेटिव है या नहीं है। अगर डेरिवेटिव होगा तो रूल अप्लाई होगा, अदरवाइज रूल अप्लाई नहीं हो सकता। इसी तरह मजीद देखें, सपोज करें हमारे पास वैल्यू है x + 2 की पावर 3 है। अब हमने इसकी इंडिकेशन अगर करनी है, अब हम देख रहे हैं x + 2 की पावर 3 है तो इसकी जब इंडिकेशन करेंगे तो हम देखेंगे सबसे पहले कि क्या x + 2 का आगे डेरिवेटिव है या नहीं है। तो हम देख रहे हैं कि x + 2 का डेरिवेटिव है, x का 1, 2 का 0, मीन इसका डेरिवेटिव बनता है 1 इसका डेरिवेटिव आगे है, 1 इसका डेरिवेटिव पड़ा हुआ है। अब इसका आगे डेरिवेटिव है तो रूल अप्लाई करेंगे। रूल क्या है कि पावर में एक हम ऐड करेंगे और उसी से ही डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये देखिए हमारे पास पावर रूल अप्लाई कर दिया हमने। इसी तरह मजीद एग्जाम्पल देखें कोई और, जैसे हमारे पास आ गया sin² x × cos x dx। अब हम इसकी इंडिकेशन करते हैं। तो इंडिकेशन करने के लिए मैंने आपको कंडीशन बता दिया कि फंक्शन का आगे डेरिवेटिव होना चाहिए। अब हम देख रहे हैं sin² x और cos x है। अब हम देखें क्या पावर को इग्नोर करें, साइन रह गया, तो क्या साइन का आगे डेरिवेटिव है या नहीं है। हम जानते हैं कि साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस, तो आगे कॉस है, तो अब इसकी पावर में एक ऐड कर देंगे और उसी से ही डिवाइड कर देंगे। तो देखें ये हमारे पास सिंपल पावर रूल है कि आगे डेरिवेटिव होगा तो रूल अप्लाई होगा। इसी तरह सपोज करें हमारे पास है x² - 1 का अंडर रूट और 2x × dx, ये हमारे पास अब वैल्यू आ गई है, इसकी आपने इंडिकेशन करनी है। फिर वही देखेंगे x के -1 का अंडर रूट है, पावर को हमने इग्नोर किया तो x के -1 आ गया, तो क्या x के -1 का आगे डेरिवेटिव है
बिल्कुल x k का 2x होगा और 1 का 0, तो इसका आगे डेरिवेटिव है। तो डेरिवेटिव है तो रूल अप्लाई होगा कि इसकी जो पावर है अंडर रूट जो है इसमें एक ऐड किया हमने और उसी से ही डिवाइड कर दिया। ठीक है, पावर में एक ऐड करके उसी से जब डिवाइड किया तो अब हमारे पास ये इसका सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह कोई और एग्जांपल देख लें। हमारे पास सपोज करें आ गया 1 प्लस ई एक्स पावर माइनस 3 ई एक्स डी एक्स, ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है 1 प्लस ई एक्स माइनस 3 ई एक्स। अब हम देख रहे हैं हमारे पास जो ये फंक्शन है इसकी इंडिकेशन कैसे करेंगे। फिर हम वही देखेंगे, पावर हमारे पास -3 है, पावर को हमने इग्नोर किया, 1 प्लस ई एक्स आ गया। अब देखिए 1 प्लस ई एक्स का आगे डेरिवेटिव है, जी बिल्कुल है, क्योंकि 1 का 0 और ई एक्स का डेरिवेटिव ई एक्स ही होगा। तो अब इसका आगे डेरिवेटिव है तो रूल अप्लाई कर दें। पावर रूल क्या है कि पावर में एक हम ऐड कर देंगे, -3 में ऐड किया 1 तो -2 आ गया और वही डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो देखिए हमारे पास ये रूल है कि पावर रूल के लिए कंडीशन मैंने बता दी आपको। पावर रूल उस वक्त इस्तेमाल होगा जब किसी भी फंक्शन का आगे डेरिवेटिव होगा। आगे डेरिवेटिव है तो रूल अप्लाई करेंगे ये, अदरवाइज ये रूल अप्लाई नहीं होगा। अच्छा, उसके अलावा फर्ज करें अगर हमारे पास ऐसा क्वेश्चन आता है कि हमारे पास है x² -1 या +1 पावर 3 x इंटू डी एक्स। अब ये हमारे पास ये क्वेश्चन है, ठीक है, कि हमने इसकी इंडिकेशन करनी है x के +1 पावर 3 और dx। अब हम देख रहे हैं x के +1 जो है पावर को तो हम इग्नोर कर देंगे, x के +1 है तो x के का डेरिवेटिव होता है 2x, x के का होता है डेरिवेटिव 2x, मगर यहाँ सिर्फ x है। तो अब देखिए x के का आगे डेरिवेटिव नहीं है तो यहाँ पावर रूल अप्लाई नहीं हो सकता। ठीक है, तो पावर रूल अप्लाई करने के लिए जरूरी है कि x के का डेरिवेटिव 2x होना चाहिए, 2x होगा तो ये रूल अप्लाई होगा, अदरवाइज तो नहीं अप्लाई होगा। ठीक है, इसलिए हम क्या करेंगे कि अब हम इसको हल करने के लिए हम देख रहे हैं कि इसमें 2 नहीं है, तो इंडिकेशन में अगर किसी भी कांस्टेंट की कमी आ जाए, जैसे x के का 2x बनता है, यहाँ 2 नहीं है, 2 की कमी है, तो 2 जो है कम है, 2 नहीं है, तो 2 हम लेके आ सकते हैं खुद से लेके आ सकते हैं कि हम क्या करते हैं 2 से डिवाइड कर देते हैं और 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए हमने 2 से डिवाइड किया और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। जब हमने 2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई किया तो अब हम देख रहे हैं कि इसका आगे डेरिवेटिव जो है वो बन चुका है। अब हम पावर रूल यूज़ कर सकते हैं जो अभी हमने पढ़ा था कि पावर रूल क्या है कि पावर में हम एक ऐड कर देते हैं, 3 था 4 हो गया और उसी से ही मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास फिर इसका सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास सोल्यूशन है कि अगर किसी कांस्टेंट की कमी हो तो वो हम पूरी कर सकते हैं। इसी तरह सपोज करें हमारे पास कोई फंक्शन है cos x पावर अंडर आ गया और साथ sin x आ गया, हमारे पास ये आ गया cos x अंडर और sin x। अब आपने इसकी इंडिकेशन करनी है तो हम पहले वही देखेंगे कि क्या इस फंक्शन का आगे डेरिवेटिव है। जैसे cos x है, cos x अंडर रूट है और sin x है, तो अंडर रूट को छोड़ दें तो cos x आ गया, तो cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस sin x। तो अब देखिए cos का डेरिवेटिव आगे नहीं है, माइनस sin नहीं है, तो अब माइनस sin होगा तो ये फार्मूला अप्लाई होगा। तो हमने क्या किया, माइनस से डिवाइड कर दिया और माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक, माइनस से अंदर और बाहर जो आपने मल्टीप्लाई किया। अब हम देख रहे हैं cos का डेरिवेटिव है माइनस sin। अब हम इस पे रूल अप्लाई करेंगे। रूल क्या है कि पावर में हम एक ऐड कर देंगे और उसी से ही डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास सोल्यूशन आ जाएगा cos x पावर 3/2 और ये 3/2 ऊपर आके लुट जाएगा तो 2/3 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह हम जो है पावर रूल को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, पावर रूल के लिए मैंने आपको कंडीशन बता दी है कि पावर रूल उस वक्त हम यूज़ करते हैं जब किसी भी फंक्शन का आगे डेरिवेटिव हो। डेरिवेटिव हुआ तो रूल अप्लाई होगा, अदरवाइज डेरिवेटिव के बगैर हम रूल अप्लाई नहीं कर सकते। और भी सॉल्व करने के मेथड है, मगर ये सिंपल मेथड है। आप एक चीज़ बस आपको याद रखिए कि फंक्शन का आगे डेरिवेटिव होना चाहिए, और कोई मसला नहीं इसमें। इसी तरह और सेकेंड रूल पढ़ते हैं इसमें, जो रूल 2 है। रूल सेकंड ऐसे बोलते हैं, ये हमारे पास रूल 1 था, इसे रूल 1 या फॉर्म 1 बोलते हैं। ये फर्स्ट फॉर्म है हमारे पास, ये सेकंड फॉर्म है, फॉर्म 2।
फॉर्म 1 और फॉर्म 2, फॉर्म 1 तो हमने पढ़ लिया कि पावर रूल के तौर पर यूज़ की जाती है, और जो फॉर्म 2 है वो क्या होगी वो देखें आप। फॉर्म 2 हमारे पास है 1/x, ठीक है। फॉर्म 2 और फॉर्म 1 ये बहुत ज़्यादा जो पूरी इंडिकेशन में ही अप्लाई की जाती हैं। जैसे डेरिवेशन के मुख्तलिफ रूल आपने पढ़े थे, पावर रूल था, प्रोडक्ट रूल था, क्वोशंट रूल था, चेन रूल था, ठीक है। तो इसी तरह हमारे पास इंडिकेशन में मोस्टली 2 ही रूल ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। एक तो ये रूल है पावर रूल जो हमने पढ़ लिया है, और एक ये सेकंड रूल है, ठीक है, जो ये यूज़ किया जाता है। ये 2 फॉर्म है जो मोस्टली आमतौर पर बेसिक के तौर पर इस्तेमाल की जाती है इंडिकेशन में। सेकेंड रूल क्या है कि जब डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव नोमिनेटर में पड़ा हो, यानी कि नीचे वाली वैल्यूज का, नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर हो। अगर नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर आए तो उसकी इंडिकेशन होती है नेचुरल लॉग ऑफ डिनोमिनेटर। ये रूल हम लिखते हैं 1bx की इंडिकेशन क्या हो, अगर नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर हो तो हम क्या लिखते हैं, नेचुरल लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है। जैसे हम जानते हैं कि नेचुरल लॉग x जो था, इसकी अगर डेरिवेशन की जाती थी तो उसका आता था 1/x, ठीक है। जैसे हम जानते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ नेचुरल लॉग x, नेचुरल x का डेरिवेटिव होता था 1/x। अब इसकी इंडिकेशन उल्ट है तो क्या होगा कि 1bx की इंडिकेशन जो है वो नेचुरल लॉग x आ जाएगी। तो इसी तरह ये हुआ कि 1bx की इंडिकेशन नेचुरल x कैसे आई, इसको याद रखने का तरीका मैंने बता दिया कि जब डिनोमिनेटर जो है उसका डेरिवेटिव जो है वो नोमिनेटर में हो, यानी कि नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर हो तो उसे उसका फार्मूला क्या बनेगा, नेचुरल लॉग ऑफ x, ठीक है। जब मजीद एग्जांपल देखते हो, सपोज कर हमारे पास है 1/x-1, इसकी आपने इंडिकेशन अब करनी है। अब हम देख रहे हैं कि नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर है, x का 1 का 0, तो हम लगाएंगे नेचुरल लॉग ऑफ x-1। इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल देखें, हमारे पास ये फंक्शन है x के +3, नीचे फंक्शन है ऊपर 2x है। हम देख रहे हैं कि नीचे वाले फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव है 2x, तो फॉर्मूला यूज करेंगे नेचुरल लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर x के +3, ठीक है। इसी तरह और एग्जांपल देखें, जैसे हमारे पास नीचे है sin x और ऊपर है cos x। हम देख रहे हैं कि देखिए नीचे साइन है और साइन का ऊपर जो है वो डेरिवेटिव पड़ा हुआ है, ठीक है। साइन का ऊपर डेरिवेटिव है तो फॉर्मूला यूज होगा नेचुरल लॉग ऑफ डिनोमिनेटर। दोनों के लिए शर्त एक ही है, रूल एक ही है कि फर्स्ट रूल और सेकंड रूल के लिए कि आगे डेरिवेटिव होना चाहिए। पावर रूल में उसके साथ डेरिवेटिव मल्टीप्लाई होता है और सेकंड रूल में डेरिवेटिव जो है वो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव जो है वो नोमिनेटर में होता है। इसी तरह अगर आपके पास ऐसा कोई फंक्शन आ जाए जिसका ऊपर डेरिवेटिव ना हो, जैसा कि हमारे पास x² -1 है, ऊपर x है, ठीक है, ऐसा फंक्शन हमारे पास आ गया। अब हम देख रहे हैं कि x² -1 है, ऊपर x है, x² का डेरिवेटिव था 2x। अब देखो ऊपर 2x नहीं है, हमें ऊपर 2 चाहिए, अगर 2 हो तो इसका डेरिवेटिव बन सकता है, अदरवाइज इसका डेरिवेटिव नहीं आएगा। तो अब हम क्या करेंगे, मैंने आपको पहले बताया था कि अगर किसी भी कांस्टेंट की कमी हो तो हम उसको पूरा कर सकते हैं कि यहाँ हमारे पास 2 नहीं है। अब अगर 2 हमारे पास यहाँ आ जाए तो ये फार्मूला जो है वो यूज़ हो सकता है। तो हमने फार्मूला कंप्लीट करने के लिए, रूल पूरा करने के लिए हम इसको 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। हमने इसको 2 से डिवाइड किया और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, देखिए 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई किया। अब नोमिनेटर ऊपर है और डिनोमिनेटर नीचे है, तो देखिए नीचे वाले फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव बन गया, x का 2x और 1 का 0। तो अब डेरिवेटिव है तो रूल अप्लाई करेंगे कि नेचुरल लॉग ऑफ x² -1 + c, ठीक है। तो ये हमारे पास देखें रूल 2 है कि रूल 2 के लिए शर्त मैंने आपको बता दी है कि रूल 2 उस वक्त ही यूज़ होगा जब नीचे वाली वैल्यू जो है उसका ऊपर डेरिवेटिव हो। कोई और एग्जाम्पल देखते हैं, थ्री cos x + 4 sin x। अब ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, इसकी आपने इंडिकेशन करनी है, sin x / 3 cos x + 4। फिर हम वही देखेंगे क्या नीचे वाले फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव है, हम देख रहे हैं कि 3 cos + 4 है, तो 3 cos का आ जाएगा -3 sin + 4 का 0, तो -3 sin ऊपर होना चाहिए। ऊपर देखिए sin x तो है मगर इसके साथ
-3 नहीं है, क्योंकि इसका डेरिवेटिव बनता है -3 sin x। तो डेरिवेटिव कंप्लीट करने के लिए आपने फिर क्या किया कि उसको -3 से डिवाइड कर दिया और -3 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए नीचे वाली फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव जो है वो कंप्लीट हो गया। अब हम रूल अप्लाई कर देंगे कि नेचुरल लॉग ऑफ 3 cos x प्लस 4, ठीक है। इसी तरह ये हमारे पास इंडिकेशन के दो बेसिक रूल हैं जो बार बार क्वेश्चन में जो है वो यूज़ किए जाएंगे, ठीक है। दो रूल मैंने आपको बता दिए हैं। फर्स्ट रूल हमारे पास है पावर रूल। पावर रूल के लिए कंडीशन जो थी कि पावर रूल क्या है कि आगे डायरेक्ट होना चाहिए, और सेकंड रूल की भी वही कंडीशन है कि नीचे वाले फंक्शन का ऊपर डायरेक्ट होना चाहिए। तो हम ये रूल अप्लाई करते हैं, ठीक है। ये दो बेसिक रूल हैं। अब मैं आपको इसके फार्मूले बता दूँ इंडिकेशन के जो यूज़ होंगे। ये फार्मूले जो है ये पूरी इंडिकेशन में यूज़ होंगे। जैसे डेरिवेटिव के फार्मूला है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के या इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के, इसी तरह इंडिकेशन में भी ऐसे फार्मूलाज हैं जो पूरी इंडिकेशन में जो है वो यूज़ होंगे। तो इसके सम इम्पोर्टेंट फार्मूला बता दूं आपको। अच्छा जी, कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला है। हमने पढ़ा है कि ज़ीरो की इंडिकेशन तो होती है कांस्टेंट, ये हमने पढ़ लिया। 1 की इंडिकेशन होती है x, ये भी हमने पढ़ लिया। आगे x पावर n, xn जिसे हम पावर रूल बोलते हैं, ये फार्मूला था कि पावर जो है उसमें एक ऐड कर रहे थे और उसी से डिवाइड कर रहे थे। इसी तरह नेक्स्ट था 1bx। 1bx की इंडिकेशन होती है नेचुरल लॉग ऑफ x, ठीक है। अब उसके बाद हमारे बाकी फार्मूले जो हैं आते हैं एक्सपोनेंशियल के। देखिए ex है, एक्सपोनेंशियल ऑफ x है, तो एक्सपोनेंशियल ऑफ x का आप जानते हैं कि डेरिवेटिव भी ex था अब, और इसकी इंडिकेशन भी ex होगी, ठीक है। क्योंकि हम जानते हैं हमारे पास डेरिवेटिव अगर हम लेते थे ex का, तो ex का डेरिवेटिव ex आता था, ठीक है। अब देखिए ex का ex आ रहा है तो फंक्शन चेंज ही नहीं हो रहा। ex का ex आया तो मतलब है इंडिकेशन में भी होगा। अब डेरिवेशन में अगर फंक्शन चेंज नहीं हुआ तो जब इंडिकेशन करेंगे तो फिर भी फंक्शन चेंज नहीं होगा, एज इट इज़ रहेगा। इसी तरह इसीलिए इंडिकेशन जो है ex की वो ex ही आएगी जैसे डेरिवेटिव है। अगर हमारे पास आया था ax आया था, तो ax का इंडिकेशन है ax आवर नेचुरल लॉग ऑफ है। जैसे आप जानते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ ax अगर हम लेते हैं तो ax का ax और नेचुरल लॉग ऑफ a आएगा, ठीक है। और ये हमारे पास इंडिकेशन में था, देखिए ax मल्टीप्लाई हो रहा था, तो डेरिवेशन में ax मल्टीप्लाई होता है नेचुरल लॉग ऑफ a, और इंडिकेशन में जो नेचुरल ऑफ a है वो डिवाइड होता है क्योंकि उसका एंटी प्रोसीजर इसलिए, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन उधर होती है और इधर डिवीजन होती है। तो इसी तरह ax का मैंने बता दिया ax अवर नेचुरल लॉग ऑफ a है। ये अब देखें हमारे पास a जो है ये नेचुरल लॉग ये कैसे आया। अब जैसे हम जानते हैं ex जो था, ex हमने अभी पढ़ा कि ex का डेरिवेटिव ex होता है। ex का पूरा डेरिवेटिव ex नहीं होता, ex का डेरिवेटिव होता है ex एंड नेचुरल लॉग ऑफ e। नेचुरल लॉग e भी साथ आता है क्योंकि e भी कांस्टेंट है और a भी कांस्टेंट है। e अगर x का ex आ रहा है तो ax का x क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि हमारे पास ex का कंप्लीट फार्मूला है ex नेचुरल लॉग ऑफ e, और नेचुरल लॉग ऑफ e जो है ये इक्वल टू 1 होता है, जिसकी वजह से सिर्फ ex ही आया था, ठीक है। नेचुरल लॉग e 1 था तो बाकी हमारे पास सिर्फ ex रह गया। मगर नेचुरल लॉग ऑफ a जो है ये 1 नहीं होता, a तो कोई भी कांस्टेंट वैल्यू हो सकती है, ठीक है, कोई भी वैल्यू हो सकती है, मगर e की तो एक कांस्टेंट वैल्यू है, ये फिक्स वैल्यू है, मगर इसकी फिक्स वैल्यू नहीं है। यहाँ वैल्यू चेंज करते जाएंगे तो इसके आंसर भी चेंज होते रहेंगे। इसी तरह इसलिए हमारे पास ये ax का फार्मूला ax और ln a, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फार्मूलाज कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के कौन कौन से फार्मूला जो हैं वो होते हैं। अभी फार्मूले आपने पढ़े हैं डेरिवेशन में कि हमारे पास हम जानते थे कि साइन x का डेरिवेटिव होता था cos और cos x का डेरिवेटिव होता था माइनस साइन। तो ये उल्टा है उसका, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ उल्ट जाएगा कि यहाँ साइन x की जो इंडिकेशन है वो आ जाएगी माइनस cos x, और cos x जो है उसकी इंडिकेशन आ जाएगी पॉजिटिव साइन x, ठीक है। तो ये हमारे पास देखिए उल्ट हो गया, साइन का इंडिकेशन माइनस कोस और कोस की इंडिकेशन पॉजिटिव साइन, ये डेरिवेशन का उल्ट हो रहा है। उसके बाद हमने पढ़ा था कि
tan का डेरिवेटिव था सीकेंड स्क्वायर एक्स, tan का डेरिवेटिव था सीकेंड स्क्वायर। अब से अगर उल्ट किया जाए तो अब सीकेंड स्क्वायर की इंडिकेशन आ जाएगी tan x, ठीक है। मतलब ये क्या हुआ कि अगर सीकेंड स्क्वायर एक्स आ जाए तो सीकेंड स्क्वायर एक्स की इंडिकेशन हो जाएगी tan x। देखिए उल्टा हो गया ना, पहले tan का डेरिवेटिव सीकेंड था, अब उल्टा हो गया, अब सीकेंड स्क्वायर की इंडिकेशन tan आ गई है, ठीक है। तो ये देखिए इसका एंटी प्रोसीजर हो रहा है। उसके बाद था कोट, कोट का डेरिवेटिव था माइनस कोसिकेंड स्क्वायर एक्स, तो यहाँ उल्टा होगा, यहाँ कोसिकेंड स्क्वायर एक्स की जो इंडिकेशन है वो आएगी माइनस कॉट एक्स, ठीक है। देखिए उल्टा हो गया, कोट का माइनस कोसिकेंड स्क्वायर था, यहाँ कोसिकेंड स्क्वायर का माइनस कोट हो रहा है, उल्टा हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट था सीकेंड एक्स, सीकेंड एक्स की इंडिकेशन डेरिवेशन थी सीकेंड एक्स tan x, सीकेंड का डेरिवेटिव था सीकेंड एक्स और tan x। अब यहाँ उल्टा वही होगा कि अब इंडिकेशन में जहाँ सीकेंड एक्स और tan x आएगा वहां लगा देंगे हम सीकेंड एक्स। देखो उल्टा हो गया उसका, लास्ट हमारे पास था कोसिकेंड एक्स। अब देखिए कोसिकेंड एक्स कोट एक्स की इंडिकेशन है माइनस कोसिकेंड एक्स, क्योंकि हम जानते हैं कोसिकेंड का डेरिवेटिव था माइनस कोसिकेंड कोट, ठीक है। माइनस इधर आ गया तो देखिए उल्टा हो गया कि कोसिकेंड एक्स कोट एक्स की इंडिकेशन जो है वो माइनस कोसिकेंड होगी। देखिए ये 6 फॉर्मूलाज वो हैं जो आपने डेरिवेशन में पढ़े थे। देखिए सारे वही उल्टा है, साइन कोस टैन कोट सीकेंड कोसिकेंड, ये 6 फंक्शंस जो है ये 6 फॉर्मूले वही हैं जो आपने डेरिवेशन में पढ़े हैं, इसमें कोई नई चीज़ नहीं है, सिर्फ उल्टे हुए हैं, ठीक है। अब इसमें जो फॉर्मूले बाकी मजीद आएंगे वो कौन से, देखिए साइन कोस का डेरिवेटिव हो गया, टैन का डेरिवेटिव अभी नहीं हुआ, तो टैन का डेरिवेटिव हम देखेंगे क्या होता है। उसके बाद और कोट नहीं हुआ, कोट का डेरिवेटिव हम पढ़ेंगे, कोट का डेरिवेटिव क्या होता है। उसके बाद सीकेंड और कोसिकेंड, सीकेंड एक्स एंड कोसिकेंड एक्स, ठीक है। तो ये हमारे पास फंक्शन बाकी है, 4 फंक्शन है, साइन कोस टैन कोट सीकेंड कोसिकेंड, ये 6 फंक्शन पूरे हो जाएंगे। अब इसकी जो इंडिकेशन क्या क्या होती है, ठीक है। टैन एक्स की इंडिकेशन होती है नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंड एक्स, कॉट की इंडिकेशन होती है नेचुरल लॉग ऑफ साइन एक्स। इसको मजीद भी आगे सॉल्व कर सकते हैं, मगर मोस्टली यही यूज़ किए जाते हैं, सीकेंड एक्स और साइन एक्स। सीकेंड एक्स की इंडिकेशन है नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंड एक्स प्लस टैन एक्स। सीकेंड एक्स इंडिकेशन को भी अब मजीद हल कर सकते हैं, अगर हम इसको सीकेंड और टैन का फार्मूला यूज़ करें और आगे सॉल्व करें तो सॉल्व हो सकता है, मगर मोस्टली यही यूज़ किए जाते हैं, सीकेंड की इंडिकेशन नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंड प्लस टैन, और कोसिकेंड एक्स की इंडिकेशन है नेचुरल लॉग ऑफ कोसिकेंड एक्स माइनस कॉट एक्स। ये हमारे पास देखें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की इंडिकेशन का फार्मूला है जो हम यूज़ करेंगे अपनी इंडिकेशन में जगह जगह पे। और उसके बाद नेक्स्ट फार्मूले जो इस्तेमाल होते हैं वो हमारे पास है इन्वर्स के फार्मूलाज कौन कौन से यूज़ होते हैं वो अब हम पढ़ते हैं। जैसा कि हम जानते हैं हमारे पास साइन इन्वर्स एक्स था डेरिवेटिव में, साइन इन्वर्स एक्स था, तो साइन इन्वर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता था, उसका फार्मूला था 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर और अंडर रूट। तो यहाँ उसी का उल्टा होगा कि ये इंडिकेशन में जब आएगा 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये फार्मूला था साइन इन्वर्स एक्स का। तो यहाँ देखिए पहले हम जानते हैं साइन इन्वर्स एक्स का ये डेरिवेटिव था, अब उल्टा हो गया, इंडिकेशन में जहाँ ये वैल्यूज आ जाए वहाँ हम लगा देंगे साइन इन्वर्स एक्स। कोस इन्वर्स का फार्मूला जो है वो इंडिकेशन में यूज़ नहीं होता, इसलिए उसको याद करने की जरूरत भी नहीं है, अब सिर्फ साइन के फार्मूला याद रखें, क्योंकि साइन और कोस में सिर्फ माइनस का ही चेंज है। अगर माइनस यहाँ हो -1 हो तो वहाँ कोस आ जाएगा, इसलिए कोस का फार्मूला यूज़ ही नहीं किया जाता, मोस्टली साइन का फार्मूला ही यूज़ किया जाता है। और इसी तरह फर्स्ट करें अगर 1 जैसे ही हमारे पास है 1 नहीं आता, 1 के अलावा कोई भी वैल्यू आ जाती है, जैसे हमारे पास 1 के अलावा 2 3 4 आ जाता है, तो फिर फार्मूला क्या बनेगा, हमने यहाँ 1 जो है उसको हम ए स्क्वायर से डिनोट कर दिया। अगर हमारे पास ऐसी आ जाए 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इस फॉर्म के अंदर हो तो ये फार्मूला अप्लाई होगा इंडिकेशन में कि स्केयर लाजमी होगा। 1 जैसे इधर 1 का स्केयर तो 1 था इसलिए लिखा नहीं है, अगर 2 आएगा तो 2 का भी स्केयर होना चाहिए, यानी कि 4 होगा तो फार्मूला लगेगा, ठीक है। 2 होगा तो फार्मूला तभी लग सकता है, उसको फिर कन्वर्ट करना पड़ेगा स्केयर में पहले, फिर हम फार्मूला लगा सकते हैं। तो
बस ये याद रखना कि यहाँ जो कांस्टेंट है उसका स्केयर लाजमी होना चाहिए, स्केयर के बगैर ये फार्मूला यूज़ नहीं होगा। फार्मूला है देखिए दोनों सेम ही है, ये 1 माइनस एक्स स्केयर है, ये भी ये समझ लें कि 1 मीन यहाँ कांस्टेंट कोई भी कांस्टेंट है और एक्स स्केयर वही आ गया। फार्मूला इसका यही रहेगा, इजाफा क्या होगा, जो कांस्टेंट है वो एक्स के साथ आ जाएगा, एक्स ओवर ए आ जाएगा। साइन वर्स एक्स है, ये साइन वर्स एक्स ओवर ए आ जाएगा। इसी तरह tan का जो फार्मूला है वो आपने पढ़ा था, tan इनवर्स का फार्मूला था 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्केयर। यहाँ भी वही है कि अगर 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्केयर आ जाए इंडिकेशन पे कहीं भी, तो वहाँ हम लगा देंगे tan इनवर्स एक्स, ठीक है, tan इनवर्स एक्स लगा देंगे। इसी तरह हमारे पास 1 के अलावा कुछ और कांस्टेंट आ जाए, यहाँ a मीन कोई भी कांस्टेंट आ जाए, तो फिर फार्मूला आएगा 1 ओवर a tan इनवर्स एक्स ओवर ए, ठीक है। तो हम ये फार्मूला लगा देंगे 1 ओवर ए tan इनवर्स एक्स बाई ए, ठीक है। तो ये 1 की फॉर्म में वही, अगर देखिए यहाँ 1 लगा दें, यहाँ 1 लगा दें, यहाँ 1 लगा दें, तो फिर tan इनवर्स एक्स ही रह जाएगा। तो इसलिए ये दोनों फार्मूले सेम ही हैं, और यहाँ 1 है इसलिए हमने यहाँ नीचे a नहीं लगाया, a यहाँ 1 है हमारे पास। उसके बाद लास्ट फार्मूला इसमें आता है इन्वर्स में सीकेंड का, सीकेंड इन्वर्स एक्स, ठीक है। सीकेंड इन्वर्स एक्स की इंडिकेशन जैसे डेरिवेटिव पढ़ा था हमने 1 ओवर एक्स इंटू एक्स के माइनस 1, ठीक है। तो ये हमारे पास आएगा सीकेंड इनवर्स एक्स के, ठीक है। 1 ओवर एक्स इंटू एक्स के माइनस 1 अंडर रूट जो है ये आ जाएगा सीकेंड इनवर्स, क्योंकि ये पहले इसका डायरेक्ट था, ये डायरेक्ट था सीकेंड का, अब उल्टा हो गया, अब ये इंडिकेशन आ गई सीकेंड की। तो यहाँ भी वही कंडीशन है, अगर 1 में कोई और कांस्टेंट आ जाए, 1 की बजाय यहाँ a आ जाए, a मीन कोई भी कांस्टेंट, तो फिर क्या होगा, कांस्टेंट जो है वो साथ लगाया जाएगा, ठीक है। तो ये इन्वर्स के हमारे पास कुछ फार्मूले हैं जो इस्तेमाल यहाँ किए जाएंगे, और इसके अलावा कुछ जो फार्मूले रह गए वो बता दूँ आपको। चंद एक फार्मूले और भी हैं जो डिफरेंट यूज़ किए जाते हैं। अगर हमारे पास आता है 1 ओवर, जैसे हमारे पास ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में है, ठीक है, और ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, ठीक है। इस तरह अगर इसमें अलामतें अगर चेंज हो जाएँ तो उसके फार्मूले भी हमारे पास होते हैं सारे। फार्मूले क्या है वो आपको मज़ीद थोड़ा सा बता दूँ, मज़ीद आगे वो भी यूज़ होंगे। अगर हमारे पास आया है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फार्मूला, ठीक है, जैसे ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर है या ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाता है, ठीक है, या एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये दोनों एक ही कंडीशन है, बस वेरिएबल आगे पीछे हैं। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाए या एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ जाए, ठीक है, इन दोनों के फार्मूले जो हैं वो यूज़ होते हैं 1 ओवर 2 है एल एन एक्स माइनस ए एक्स प्लस है, ठीक है। ये फार्मूला 1 ओवर एक्स के माइनस ए स्क्वायर का, 1 ओवर 2 है नेचुरल लॉग एक्स माइनस ए एक्स प्लस है। अब यही फार्मूला ऊपर भी यही है, 1 ओवर 2 है नेचुरल लॉग ए प्लस एक्स और ए माइनस एक्स, ठीक है। तो देखेंगे हमारे पास सेम फार्मूला है, ठीक है, सिर्फ ये प्लस माइनस का चेंज इसमें आ रहा है और इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा, ठीक है। उसके बाद एक्स के माइनस ए स्क्वायर है, इसके माइनस एक्स स्क्वायर के बाद और एक फार्मूला इसमें इस्तेमाल हो सकता है 1 ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, या एक के बजाय पहले 1 लिख लें। जैसे हमने ये पढ़ा कि 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो तो साइन इनवर्स एक्स आता है, अगर 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाए तो फिर हम फार्मूला कौन सा यूज़ करेंगे, तो फार्मूला साइन का ही होगा मगर साथ हाइपरबोलिक आ जाएगा, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स आ जाएगा, ठीक है, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स आ जाएगा। इसी तरह अगर माइनस में आ जाए एक्स के माइनस 1 आ जाए तो फिर फार्मूला आ जाएगा कोस हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स, ठीक है। ये देखिए दोनों सेम फार्मूला, सिर्फ अलामतें आगे पीछे हो रही हैं, वो 1 प्लस एक्स के है, ये एक्स के माइनस 1 है, तो दोनों हाइपरबोलिक के फार्मूले बनते हैं। और भी फार्मूले होते हैं मगर मोस्टली रेगुलर यही फार्मूले जो हैं वो ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं इंडिकेशन में। तो आगे जो फार्मूलाज हैं वो हम फिर ज़रूरत के मुताबिक जो हम पढ़ते रहेंगे, फार्मूले हमारे जो जितने भी होंगे, और भी कुछ फार्मूले इस्तेमाल हो रहे हैं, मगर वो जैसे जैसे हम आगे जाएंगे वैसे वैसे फार्मूले जो हैं वो पढ़ते रहेंगे। तो आप इन फार्मूल्स को जो है वो अच्छी तरह याद करें। ये रूल जो मैंने आपको 2 करवाए हैं, फर्स्ट और सेकंड रूल, ये आप अच्छी तरह जो इसको ज़हन करें, इसकी एग्जांपल्स वगैरह जो मैंने आपको करवाई हैं उसको एग्जांपल करें, और आप अपनी तरफ से कोई एग्जांपल कर सकते हैं आप, और ये फार्मूला जो है वो अच्छी तरह याद करें। तो ये फार्मूले याद करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये फार्मूले याद नहीं करेंगे तो याद रखिएगा कि आपको इंडिकेशन नहीं आ सकती, ठीक है। तो इसलिए फार्मूले इंडिकेशन के लिए याद करना बहुत ज़रूरी है। अक्सर बच्चे कहते हैं हमें इंडिकेशन जो है वो समझ नहीं आती, हमें समझ आती नहीं है। तो मसला अक्सर ये होता है कि वो फार्मूला याद नहीं करते,
फार्मूला ना याद करने की वजह से जो है वो इंडिकेशन जो है वो स्टूडेंट्स को टफ लगती है, वरना इंडिकेशन को टफ नहीं है, सिर्फ फार्मूला यहाँ यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसलिए फार्मूला जो है वो अच्छी तरह याद करें। याद करेंगे तो इंशाल्लाह आपको ये इंडिकेशन जो है वो बड़ी ईजिली जो है वो समझ आ जाएगी। ठीक है।